स्टूडेंट्स, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं एंड इसमें जो चैप्टर 1 है, यूनिट 1 का चैप्टर 1, वह है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जिस समय इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को 1947 में, उस समय इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, या उससे पहले जो है इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। तो उस चीज़ को हम लोग जो है चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ क्लासेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का जो है एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था उस समय, इंडिया का जो है फॉरेन ट्रेड वो कैसा था, इंडिया का जो इंडस्ट्रीज था उसका क्या कंडीशन था, इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, रोजगार का जो ढांचा था वो कैसा था। ये सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पिछला 2 क्लास में आपको हम बताए फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो हम लोग जो चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर में ब्रिटिश जो है उसका मेन रोल क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन आपको जो मोटिव था वो क्या था। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बाकी टॉपिक्स को कि इकोनॉमी का जो दूसरा पार्ट्स है, दूसरा जो आपको हिस्सा है उसका क्या कंडीशन था, ब्रिटिश किस हाल में इंडियन इकोनॉमी को छोड़ा। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ये जो टॉपिक है, ये हो सकता है कि आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग को ये जानना जरूरी है। हो सकता है कि हम लोग बैटल ऑफ प्लासी को अच्छा से नहीं पढ़ा हो या हिस्ट्री समझ के उसको पढ़ा हो, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जो है ये काफ़ी आपको एक अहम आपको हिस्टोरिकल इंसिडेंट था, हिस्टोरिकल इवेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश का जो है आपको इंडिया के ऊपर में रूल करने का जो था पहला स्टेप था, वही था आपको। और वही जो युद्ध हुआ, तो जो बैटल हुआ, तो निर्णायक बैटल था वो ब्रिटिश के लिए, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेम से यहाँ पे बिजनेस के लिए आया था। सूरत में पहला इंडस्ट्रीज़ को वो सेटअप किया, तो यहाँ बिजनेस पर्पस के लिए आया था। आपको इस रीजन में, इंडियन ओशियन का जो रीजन है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे जो इंडिया का पड़ोसी है उसके ऊपर में भी जो है वो रूल किया। तो चलिए हम लोग बैटल ऑफ प्लासी पहले देख लेते हैं, एक झलक, छोटा सा झलक, क्योंकि हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे नहीं। आप सभी हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डिसिसिव विक्ट्री था। डिसिसिव विक्ट्री इसीलिए था क्योंकि उससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट एक कंपनी था और यहाँ पे वो बिजनेस कर रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाता था वो इंग्लैंड, लेकिन उसका यहाँ पे आपको रूल नहीं चलता था, वो जस्ट बिजनेस पर्पस यहाँ पे आया था। लेकिन ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये बैटल जो है उसको किंग बनने का, उसको एक रूलर बनने का, इंडिया के ऊपर में जो है अपना रूल को लागू करने का, कब्जा करने का, यहाँ का रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने का एक निर्णायक, एक डिसिसिव विक्ट्री था। इसलिए इसको डिसिसिव विक्ट्री बोला जाता है। एक निर्णायक युद्ध था ये, ओवर अ मच लार्जर फोर्स ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंड्स।
स्टूडेंट्स, आपको ये जान के हैरानी होगा कि केवल उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल वही नहीं यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, बल्कि यहाँ पे फ्रेंच भी था, पुर्तगीज भी था, डच भी था। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो था वो यहाँ पे आपको एस्टैब्लिश अपने आप को कर लिया था। इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इंडिया के पास में नेचुरल रिसोर्सेस का कभी कमी नहीं था। ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया एक रिच कंट्री था, एक सुखी संपन्न कंट्री था। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ का कमी नहीं था, और कमी नहीं था इसीलिए तो आ रहा था। यदि ये यूजलेस कंट्री रहता, यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं रहता, तो क्यों आता वो लोग। ये आपको इसको इंडिया को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया इसको बोला जाता है, आप भी सुने होंगे। तो ऐसा था, ये इसके पास में उतना रिसोर्सेस था। तो क्या हुआ, 23 जून 1757, 23 जून 1757 जो है ये एक डिसिसिव विक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। उसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कि फ्रेंच के साथ भी आपको मिल करके युद्ध लड़ा। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी एक जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई, लेकिन नवाब ऑफ बंगाल का हार हुआ। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडरशिप का तो रॉबर्ट क्लाइव था। द बैटल हेल्प द कंपनी सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल, और ये बैटल जो है इससे बंगाल के ऊपर में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, बंगाल को कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर में ले लिया। ओवर द नेक्स्ट 100 years दे सीज कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। ओवर द नेक्स्ट 100 years बोल रहे हैं, आप सुने होंगे ब्रिटिश जो है 200 years जो है यहाँ पे राज किया। तो नेक्स्ट 100 years क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1857 में जो है 1857 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुआ, और वहाँ से डायरेक्ट रूल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया 1857 में। उससे पहले ब्रिटेन का जो है डायरेक्ट रूल नहीं था, लेकिन 1857 के बाद आपको 1858 में जो है आपको जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश का यहाँ पे आपको डायरेक्ट रूल जो है इस्टेब्लिश हो गया। इसीलिए यहाँ पे 100 years लिखा हुआ है। तो ना केवल वो इंडिया, ना केवल बंगाल को, बल्कि जो दूसरा जो कंट्रीज है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे, म्यांमार, अफगानिस्तान आपको बताए, तो ये सभी पे उसका जो है आपको रूल लागू हुआ। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको ये हम दिखा रहे हैं डायग्राम, ये आपको यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया 1498 से 1739, ये 1498 से 1739 तक का, इसमें देखिए यहाँ पे कितना सारा यूरोपियन कंट्रीज जो है उसका यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट था। आप थोड़ा देखिए, पुर्तगीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, डच है, डेनिश है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। बंगाल में यहाँ पे कंसंट्रेट था, यहाँ पे है, क्योंकि ये सब पोर्ट सिटीज़ है। ये सभी आप ध्यान से देखिए तो ये इंटीरियर इलाका में नहीं है, ये सब आपको सीज के बगल में है। ये सभी पोर्ट सिटीज़ था, यानी कि उसको सुविधा होता था कि समुद्र के द्वारा जो है, सी के द्वारा जो है, सी रूट के द्वारा जो है वो लोग बिजनेस करता था। उससे उसको क्या होता था, बचत होता था और सुविधा होता था। तो इसीलिए वो लोग जो है मोस्टली आप देखिएगा जो आपको प्लेसेस है वो आपको पोर्ट सिटीज़ है, वहाँ से उसको जो है सुविधा होता था। पोर्ट के द्वारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, रॉ मटेरियल्स को यहाँ से ले जाने में उसको काफ़ी सुविधा होता था। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। बहुत इंटरेस्टिंग है कि सन जो है ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सेट नहीं होता था। जो ब्रिटिश का जो एम्पायर था, इंग्लिश का जो एम्पायर था, जो राज्य था, उसमें कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था, सनसेट कभी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, इसका क्या कारण है? ये जो एक प्रोवर्ब है,
कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, इतना विशाल था, इतना ताकतवर था कि उसका लगभग इस दुनिया का, इस अर्थ का लगभग हर एक पार्ट में उसका रूल था, उसका कब्जा था। ब्रिटिश का जो एम्पायर था वो केवल इंडिया में ही नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर एक जगह, हर एक कंटिनेंट में उसका जो है आपको एस्टैब्लिशमेंट था, उसका एम्पायर था। हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है हमेशा दिन या हमेशा रात नहीं रहता है। किसी पार्ट में दिन रहता है तो किसी पार्ट में रात रहता है। जैसे अभी इंडिया में अभी हम लोग रात है, यहाँ पे रात में हम लोग हैं, लेकिन इसका अपोजिट अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में आपको दिन होगा। या फिर यदि इंडिया में अभी दिन है तो अमेरिका में क्या होगा? रात होगा। तो चूंकि ब्रिटिश का एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था कि उसका हर एक जगह उसका इस्टेब्लिशमेंट था, इसीलिए द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश जो है कितना पावरफुल था। आप ये देखिए, द ब्रिटिश एम्पायर इन द 1920s का ये आपको ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के आपको नॉर्थ अमेरिका से लेकर के जो कि कनाडा है, अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, यहाँ पे ब्राज़ील देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, लगभग हर एक पार्ट में ब्रिटिश का एम्पायर था। ये कोई जो है छोटा बात नहीं है, ये एक बड़ा बात है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि ब्रिटिश का एम्पायर जो कहाँ कहाँ वो जो यूज कर रहा था, तो इसीलिए बहुत बड़ा ताकतवर था। ये एक लीडर था, वर्ल्ड लीडर था, क्योंकि ये सबको एक्सप्लॉइट कर रहा था। हालांकि ये लीडर नहीं था, क्योंकि लीडर का काम होता है आपको अच्छा काम करना, लीड करना, लेकिन ये लीड नहीं बल्कि एक्सप्लॉइट कर रहा था। ये ब्रिटेन को आगे बढ़ने में ये क्या कर रहा था? आपको ब्रिटेन को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा था। और दूसरा जो कंट्रीज है दुनिया का, उसको वे यूज कर रहा था। ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रीज था उसके लिए रॉ मटेरियल्स वो लाता था। जैसे मान लो क्लॉथ इंडस्ट्रीज है, कपड़ा का इंडस्ट्री है इंग्लैंड में, तो उसको कॉटन चाहिए, रॉ मटेरियल्स। कॉटन कहाँ से लाएगा? तो वो जो है अलग अलग पार्ट जो था, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा अफ्रीकन कंट्री, वहाँ से जो है वो आपको लाता था और फिर उस कंट्रीज को हाई कॉस्ट पे क्लॉथ को बेचता था। यानी कि कॉटन लिए और उसको इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कर दिए और फिर महंगा में उसको बेच दिए। तो यही काम जो आपको ब्रिटेन का था। जब रियल में आप देखिएगा तो ब्रिटेन जो है बहुत ही आपको एक छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा सा कंट्री है। उसका मैप आप, ब्रिटेन का मैप को आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है। लेकिन ये जो है बड़ा बड़ा कंट्रीज के ऊपर में जो है अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, उसको यूज किया हुआ अपना इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, इसको हम लोग देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश का मेन जो है, मेन आपको ऑब्जेक्टिव था इंडिया में इन ब्रिटिश इकोनॉमी को बढ़ाना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना, यूज करना। दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप भूलेंगे नहीं, इस पॉइंट्स को, इसको आप याद रखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ब्रिटिश, इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है टू फोल्ड मोटिव। टू फोल्ड मोटिव, ब्रिटिश का जो है टू फोल्ड मोटिव क्या था? दो मोटिव था उसका। क्या क्या था? तो पहला, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। यहाँ से रॉ मटेरियल्स देता था, किसको देता था? तो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रीज था उसको, जैसे कॉटन यहाँ से जाता था। एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, और ब्रिटेन से जो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स था, इंडस्ट्रीज में बना हुआ जो गुड्स था, ठीक है, उसको इंडिया में बेचना,
तो इंडिया एज ए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडर एज वेल एज अ मार्केट, दोनों था ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश जो इंडिया को यूज कर रहा था, दो पर्पस के लिए यूज कर रहा था, पहला रॉ मटेरियल्स के लिए और दूसरा मार्केट के लिए, अपना गुड्स को, मशीन वाले गुड्स को बेचने के लिए। और इंडिया का जो छोटा छोटा इंडस्ट्री था उसको तो बर्बाद ही कर दिया, क्योंकि जो मशीन में बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा क्वालिटी का होता है। एग्जाम्पल आप चीन का ले लीजिए, चीन का जो खिलौना है वो इंडियन टॉयज इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया। क्योंकि आजकल जो आप देखिएगा मार्केट में जो मिलता है, ज़्यादातर आपको चाइनीज़ टॉयज जो है वो मिलेगा, सस्ता में रहता है और बेटर क्वालिटी का रहता है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया वो। तो इस चीज़ को हम लोग आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला कि ब्रिटिश जो इंडिया को यूज कर रहा था दो पर्पस के लिए, पहला सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेता था। दूसरा क्या था, इंडिया को एक मार्केट समझ लिया था, एक कंज्यूमर समझ लिया था, जो कि ब्रिटिश का जो मशीन मेड गुड्स था, प्रोडक्ट्स था, उसको यहाँ पे बेचता था वो। Now, what was the Indian economic condition during colonial period? अब इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन क्या था कॉलोनियल पीरियड में? तो ये कोई छुपा हुआ चीज़ अब नहीं रह गया कि क्या कंडीशन था। क्या था कंडीशन? तो कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट गुड। ठीक है, कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट गुड, इट वाज बैड। नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो ब्रिटिश टाइम में कितना था, या जो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम, कि इंडिया में कितना इनकम है और कितना पॉपुलेशन है। तो टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इससे पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम हम लोग को पता चलता है। तो वो कितना था, ये जो है कभी ब्रिटिश जो है इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया। वो कैलकुलेट करने का, वो सर्वे करने का, एस्टिमेट निकालने का कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं था इंडियन इकोनॉमी में। तो क्यों ये सर्वे करता, क्यों वो एस्टिमेट निकालता? अटेम्प्ट्स वेर मेड बाय दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्वी, फ्रेंडली सीरस, वी.के. आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई। कुछ इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट जो थे, कुछ इंडिविजुअल पर्सनल जो इकोनॉमिस्ट थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, जो फिलोसफर या रिसर्चर थे, वो सब जो है अटेम्प्ट किए फाइंड करने का। इसमें कुछ आप नेम यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, तो नेम, एक दो नेम आप याद रखेंगे इसका। एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर रॉ ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वेयर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। डॉक्टर रॉ के द्वारा जो एस्टिमेट निकाला गया था उसको आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया। Studies revealed that growth of output was less than 2% and 0.5% of per capita income। ये डेटा को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब डेटा को आप नोट कर लेंगे। जो आपको ग्रोथ ऑफ आउटपुट था, यानी कि नेशनल इनकम का जो ग्रोथ था, हर एक साल जो इकोनॉमी ग्रो कर रहा था वो था लेस देन 2%, यानी कि 2% से कम। इंडिया का जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था, इंडिया का जो जीडीपी था, उसका ग्रोथ रेट 2% से भी कम था। ठीक है, एंड 0.5% ऑफ पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम जो था, पर हेड इनकम जो था, वो आपको उसका ग्रोथ रेट जो है 0.5% था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो 2% है, 0.5% है, ये आउटपुट नहीं है, ये इनकम नहीं है, ये आपको ग्रोथ रेट बता रहा है कि कितना परसेंट ग्रो कर रहा था हर एक साल पर ईयर, वो बता रहा है। तो जब ग्रोथ रेट की बात आएगा तो लेस देन 2%, एंड जब ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम की बात आएगा तो 0.5%। दो डेटा को आपको याद रखना है। तो आज हम लोग देखें कि बेटल ऑफ प्लासी जो है उसका क्या आपको इम्पोर्टेंस था ब्रिटिश के लिए। उसके अलावा हम लोग देखें कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर कितना बड़ा था। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था,
उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम लोग जो है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है देखेंगे कि 1950 से 1990 तक इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था। और फिर हम लोग 1990 के बाद देखेंगे, 1990 के बाद, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी चेंज हो गया था। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।